डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपना एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 के अध्याय 6 नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम नागरिक के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी, जन्मजात नागरिक, राज्य प्रदत्त नागरिक, इकहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, नागरिकता के अर्थ की व्याख्या करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से नागरिक के और राष्ट्र के लोगों के बीच में किस तरीके का संबंध है। ठीक है, और इसका क्या लोकतांत्रिक सिद्धांत है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्रीय नागरिकता किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब सिटीजनशिप, देखिए आप सभी को पता होगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सभी इन सिटीजनशिप के थ्रू चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारे समाज में या हमारे संविधान में किस तरीके की चीज़ें दी गई हुई हैं, और उसके साथ साथ किसको किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। क्या एकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, या नागरिकता प्राप्त करने के, खोने के किस तरीके से तरीके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे समाज में देखिएगा कि कितनी समानता की बात है कि सबको पूर्ण और समान सदस्य की व्याख्या दी गई है। हर प्रत्येक नागरिक को भारत का नागरिक माना गया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो नागरिकता के बारे में हम पूरी परिभाषा पढ़ेंगे, किस तरीके से उन चीज़ों की व्याख्या की गई है, और इसके साथ साथ कि लोगों के, इसके अलावा बिना राष्ट्र की नागरिकता के लोगों की पहचान में कितना इशू होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, नागरिकता हमेशा से बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहा है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ इससे जुड़े हुए कई बार बहुत सारे विवाद देखने को मिलते हैं। संसद में लोग सड़कों पर भी आ गए हैं। तो ये बहुत ही एक कह सकते हैं ना कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, जिसके बारे में हमें हमेशा जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम नागरिकता के जो सिद्धांत हैं, जो इसकी अवधारणा है, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कि भूमि क्रय, विवाह, सरकारी नौकरी, निवास अवधि आदि से जुड़े प्रबंधन किसके दावों के आधार है? नागरिकता के, देशाटन के, धर्म परिवर्तन के, या नाम परिवर्तन के? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और जानते हैं नागरिकता क्या है। देखिए, नागरिकता से क्या अभिप्राय है? नागरिकता से अभिप्राय है एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। राष्ट्र ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक समूह के रूप में पहचाना है। ठीक है, इसके साथ साथ उन्हें कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। देखिए, जैसे हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। ठीक है, इस राष्ट्र के आधार पर हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। ठीक है, और देश वालों चीनी कहलाते हैं। ठीक है, जापानी, जर्मन, इस तरीके से प्रत्येक देश का निवासी अपने देश से संबंध है और वहाँ की राष्ट्रीयता धारण किए हुए है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, मतदान और आस्था की स्वतंत्रता होती है, मजदूरी पाने का अधिकार होता है, मतलब जीविका चलाने का अधिकार होता है, और शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं, देखिए ये तो हो गया नागरिकता किस तरीके की चीज़ें हुई हैं या किसके कैसे अधिकार है। अब जानते हैं हम नागरिकता के जो ये अधिकार हैं, ये आज के नहीं है कि ये हमारा संविधान बना है उस समय नया आ गया था या कुछ, ये बहुत पुराना है। ये 1789 में है। देखिए, जब मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाया है हिस्ट्री में, ठीक है, तो हिस्ट्री में जब मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाया था, उस समय जब हम देखेंगे उन अधिकारों के लिए लोगों ने लड़ाई करी है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में हम समान नागरिकता के लिए लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। उसके बाद उन्हें जो आज की स्थिति हमें देखने को मिलती है ना, वह देखने को मिलती है। और भारत के संविधान में नागरिकता का वर्णन संविधान के 3 खंड में हुआ है। ठीक है, हम देखते हैं नागरिक और विदेशी में क्या अंतर होता है या क्या होता है। देखिए, नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य व देश का पूर्ण सदस्य होता है। इसके साथ विदेशी क्या होता है? वह व्यक्ति होता है जो अन्य किसी राष्ट्र का सदस्य होता है, अस्थायी रूप से दूसरे देश में आया हो। ठीक है, और ये जो नागरिक होते हैं वह सदस्य, उनका निवास स्थान भी स्थायी होता है हमारे अपने देश में। इनको सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ इनको सभी प्रकार के कानूनों, कर्तव्यों का भी पालन करना अनिवार्य होता है। इन्हें अपने राष्ट्र में घूमने पे, निवास करने में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं मिलता है। फिर हम देखते हैं विदेशी में। देखिए, विदेशियों को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? इन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त है,
ठीक है। तो और इसके साथ साथ यह अपने अपने देश के प्रति वफादार होते ही हैं और अन्य देश के कानूनी कर्तव्यों को प्राप्त या कह सकते हैं कर्तव्यों को निभाने के लिए ये बाध्य नहीं होते हैं। प्रतिबद्ध, इनके पास देखिए एक निश्चित समय सीमा दी जाती है, इनको उस जगह उस टाइम लिमिट में ही ये हमारे यहाँ निवास कर सकते हैं या किसी और देश में निवास कर सकते हैं। जैसे आपको पता है वीज़ा के लिए लोग अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा का ना टाइम पीरियड होता है, इतने दिनों का वीज़ा लगता है, उसके बाद आपको वहाँ से वापस आना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं और इस तरीके से चीज़ें बनी होती हैं। हम देखते हैं नागरिकता के प्रकार। नागरिक किस किस प्रकार की नागरिकता मिलती है। देखिए, एक होता है जन्मजात नागरिकता। वह नागरिकता वह व्यक्ति को मिलती है जिस व्यक्ति को राज्य में जन्म के आधार से प्राप्त होती है। ठीक है। फिर दूसरी होती है राज्य प्रदत्त नागरिकता। जब किसी व्यक्ति को किसी राज्य द्वारा विशेष परिस्थितियों के कारण नागरिकता प्रदान की गई हो तो इसे हम राज्य प्रदत्त नागरिकता कहते हैं। फिर आती है एकहरी नागरिकता। वह नागरिकता जो देश अपने नागरिकों को प्रदान करता है जिसमें वह किसी भी राज्य का वासी हो, परंतु नागरिक वह देश का ही होता है। यह नागरिकता हमें अपने देश में ये इस प्रकार की पद्धति का पालन होता हुआ देखते हैं। ठीक है। फिर आती है दोहरी नागरिकता। जब किसी भी व्यक्ति को किसी देश का भी और किसी अन्य प्रांत की भी नागरिकता प्राप्त हो तो उसे हम दोहरी नागरिकता कहते हैं। एक एग्जाम्पल में हम देखेंगे फ्रांस में, यूएसए में, यहाँ पर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके साथ साथ आप जिस कंट्री के हैं डबल नागरिकता। जैसे कि अगर आप मान लें कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता प्राप्त होती है और भारत की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, इस तरीके से वहाँ सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के क्या तरीके होते हैं और नागरिकता को त्याग करने के क्या तरीके होते हैं। देखिए, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनिमय किया जाता है। नागरिकता प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। विवाह के आधार पे आप किसी यहाँ की विवाह के आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आप एक टाइम लिमिट होती है उसके आधार पर अगर आप कहीं निवास कर रहे हो उसके आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। किसी को आप गोद लेते हैं तो आप ऑब्वियसली आपको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। संपत्ति खरीदने पर कई स्थितियों में हमें देखने को मिला है कि आप कहीं की संपत्ति खरीद लेते हैं तो आपको वहाँ पे नागरिकता प्राप्त होती है। इसके अलावा सरकारी सेवा में अगर आप हैं कहीं किसी देश में या कहीं पे तो आपको वहाँ बहुत लोग वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं नागरिकता त्याग करने के क्या तरीके हैं। त्यागपत्र, आप त्यागपत्र दे सकते हैं वहाँ की नागरिकता छोड़ने के लिए। इसके साथ साथ आप विवाह अगर आप बाहर की कर लेते हैं किसी व्यक्ति के साथ तो बहुत बार हमें देखते हैं कि लोगों को यहाँ की नागरिकता चली जाती है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत टाइम से अनुपस्थित हैं बहुत चीज़ों में तो आपकी नागरिकता जाती है। जब लोग विदेश में नौकरी करते हैं तो एक तरीके से जब वहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं उसके बाद वहाँ पे नागरिकता नहीं मिलती। और देशद्रोह की स्थिति में अगर आपने अपने देश के विरुद्ध जाके कोई भी कार्य किया है तो आपको देशद्रोह की स्थिति में आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाती है। ठीक है। अब हम जानते हैं सार्वभौमिक नागरिकता के बारे में। हम ये मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश के निवासी हैं, वहाँ काम करते हैं या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन नागरिकता देने की शर्तें भी तय होती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी को भी नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता देने की कुछ शर्तें भी तय होती हैं। आवांछित नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन परंतु उसके बाद भी हम देखेंगे कि व्यापक तौर पे हम देखते हैं कि माइग्रेशन होता है। ठीक है। बहुत बार हमने माइग्रेशन का इशू अपने इंडिया में बहुत सुना है। माइग्रेशन बहुत ज़्यादा माइग्रेट लोग हैं यहाँ पे जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। और उन्हें नागरिकता नहीं प्राप्त होती है लेकिन उसके बाद भी लोग माइग्रेशन करते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। जैसे अभी आप एग्जांपल देख लीजिए, रशिया और यूक्रेन में जो वॉर हुआ है बहुत सारे यूक्रेन के लोग माइग्रेट हुए हैं। ठीक है। अब उनकी सिटीजनशिप का क्या होगा, वो किस तरीके से चीज़ें लोगों ने लेने से मना कर देंगे या क्या होगा उसके बारे में फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन ये चीज़ें ऐसे ही चलती आ रही हैं। ठीक है। इसके बारे में हर कंट्री अपने कुछ रूल बनाते हैं लेकिन सब उसको फॉलो नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट हमें देखने को हर जगह मिलते हैं। ठीक है। फिर आता है विश्व नागरिकता पे। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, देखिए आज की जो दुनिया है वो बहुत बदली हुई है जिसमें आपस में हम आराम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आजकल बहुत आसान है किसी से बात करना, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे आप किसी से यूएसए में बात करना बहुत आसान होता है। ठीक है। यहाँ पे संचार के साधन से, टेलीविज़न, इंटरनेट से बहुत ईजी हो गया है और दुनिया को समझने का भी जो तरीका है ना उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। ठीक है। जैसे अब हम बहुत सारी सिचुएशन देखते हैं, जब सुनामी आई थी, बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं, या इस समय का जो बहुत बड़ी जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, या किसी भी प्रकार की जो स्थितियां आती हैं, या हमने देखा जब श्रीलंका में स्थिति खराब हुई थी उस समय पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी लोगों से
जो भाव उमड़ता है या लोगों की सहायता वहाँ तक पहुँचती है, वह इस बात की ओर इशारा करता है कि हम सभी विश्व समाज में रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी लिमिट बनी हुई है या हम कंट्री की जो हमारी जो सीमाएं हैं हम उसके अंदर है, ऐसा नहीं है। कंट्री की जो बाउंड्रीज है उसके बाहर भी हम लोगों ने अपना प्यार या अपने लोगों ने अपनी केयर एक दूसरे को दी है, ठीक है। इसी को हम विश्व नागरिकता कहते हैं और यही विश्व ग्राम मतलब कह सकते हैं ना कि एक तरीके से वर्ल्ड विलेज के आधार पे ये व्यवस्था का आधार भी है। या जैसे हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी कहावत है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व ही हमारा घर है, ठीक है। इस तरीके की जो धारणा है उस पर आजकल हमें बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा, विश्व नागरिकता से क्या लाभ है ये देखते हैं। विश्व नागरिकता से क्या लाभ होता है, इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों तरफ जो समस्याओं को समाधान होता है ना, वह आसान होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की, सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई भी बहुत आसान हो जाती है। इससे प्रवासियों और राज्यविहीन लोगों की समस्याओं को जो निपटारा है वह भी आसानी से होता है, ठीक है। बहुत बार एक कंट्री से जब दूसरी जगह लोग जाते हैं, माइग्रेंट होते हैं, तो उनका इशू उठता है। जब इलीगल माइग्रेंट जब लोगों का इशू उठता है तो बहुत आसानी से इन चीज़ों के बारे में बातचीत होके, और जब इस तरीके से विश्व नागरिकता, ये जो बोल सकते हैं जो ये भावना है, इसकी वजह से ये चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि संपूर्ण और इस तरीके से एक और चीज़ आपको इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें नागरिकों को देश में रहने और खाने पीने के इसके अलावा सभी प्रकार के अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही नागरिकता में। अब हम जानते हैं प्रवासी के बारे में। देखिए, काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर या एक शहर देश से दूसरे देश के जो लोग जाते हैं उन्हें प्रवासी कहते हैं। निर्धन प्रवासियों का अपने अपने क्षेत्र में उस प्रकार से स्वागत नहीं होता है, लेकिन कुशल और दौलतमंद प्रवासियों का स्वागत होता है, ठीक है। इसके साथ हम ये देखेंगे कि जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम अपने देश में देखेंगे कि बहुत सारे जो वर्कर होते हैं वो आपको देखेंगे कि बहुत जगह जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाके रहते हैं, वहाँ पे उनके साथ बहुत बार बहुत तरीके का भेदभाव होता है, उनके साथ व्यवहार नहीं होता, या वो बाहर भी जाते हैं, ठीक है, तब भी उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता क्योंकि वो स्किल्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छे से वो जो एक होता है ना, एक नियोजित तरीके के कार्य में नहीं होते हैं, किसी प्रकार के उन्होंने कोई डिग्री ऐसी हासिल नहीं करी होती है, या वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते हैं। और वैसे ही हम देखेंगे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है। हम बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने सामने, जब हमारे यहाँ के पढ़े लिखे अच्छे युवा जो बहुत अच्छी नौकरी करते हैं उनको बाहर जाते हैं और उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। वे लोग चाहते हैं कि ऐसे पढ़े लिखे अच्छे युवक युवतियाँ हमारे यहाँ आएँ, हमारे यहाँ एजुकेटेड लोग आएँ, जिससे उनकी जो चीज़ें हैं वह भी बहुत जगह आसान देखने को मिलती है, ठीक है। अब आता है राज्यकृत नागरिकता क्या होती है। देखिए, कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा या कुछ उत्सवों के प्रतीकों के द्वारा प्रकट करता है। लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होते हैं, जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपनी पहचान की इजाज़त देते हैं। जैसे फ्रांस, जो कि यूरोपीय मूल के लोगों का नहीं है, उसके बाद भी उत्तरी अफ्रीका जैसे देशों में वहाँ पे वह अपने नागरिकों को लोगों में सम्मिलित करता रहा है। इसे ही हम राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। और राज्यकृत नागरिकता के क्या तरीके हैं? पंजीकरण, देशीकरण, वंश परंपरा और किसी भूक्षेत्र को, मतलब किसी राज्य को अपने में मिला लेना जीतकर, उसे हम कह सकते हैं कि राज्यकृत नागरिकता के तरीके हैं। अब हम आते हैं विस्थापन के कारण पे कि जिस तरीके से ये विस्थापन की स्थिति देखने को मिलती है वह क्यों होता है। युद्ध की स्थिति में हमारे सामने एग्जाम्पल है, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं, जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ है उसमें यूक्रेन का हमें बहुत विस्थापन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यह स्थिति जो चलती है, ये अकाल की स्थिति आती है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और जब देश पूरा नष्ट हो जाता है, उत्पीड़न होता है, जब वहाँ की सरकार सही से काम नहीं करती होती। ऐसा हमें अफगानिस्तान में देखने को मिला, जब तालिबान का अटैक हुआ था या तालिबान की जब सरकार वहाँ से आई थी, तब वहाँ से बहुत लोग विस्थापित हुए थे, बहुत लोग चले गए थे, ठीक है। तो इन सब स्थिति में हम देखते हैं कि विस्थापन के हमें कई प्रकार के कारण देखने को मिलते हैं। अब हम जानते हैं शरणार्थी का क्या मतलब होता है, शरणार्थी का अर्थ क्या होता है। विस्थापन के कारण जो लोग ना घर लौट सकते हैं और ना ही कोई व्यक्ति, ना ही कोई देश उन्हें अपनाने के लिए तैयार होता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं इन्हें हम राज्यविहीन या शरणार्थी कहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों की स्थिति बहुत खराब होती है। देखिए, उनके लिए तो जीवन बहुत ही कठिन है, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है उनकी, ना वह अपने देश की स्थिति इतनी खराब है कि वह वापस नहीं आ सकते हैं और कोई उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं हो पाता है, ठीक है। ऐसे लोगों को हम राज्यविहीन कहेंगे। तो इस स्थिति में ना उनके पास कोई अधिकार है, ना वह किसी प्रकार की मांग कर सकते हैं। यह स्थिति बहुत ही अजीब सी हो जाती है, ठीक है।
अब हम जानते हैं नागरिक और राष्ट्र क्या होता है। ठीक है, भारत के संविधान ने अनेक विविधतापूर्ण समाजों का संयोजित करने का प्रयास किया है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अलग अलग समुदाय, महिलाओं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई प्रकार की जो जातियां हैं, जो वहाँ के जो बहुत समुदाय हैं जो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, उनको भी पूर्ण तरीके से नागरिक देने का प्रयास किया गया है। और यह किस लिए किया गया है? यह इसलिए किया गया है ताकि सबको समान अधिकार मिले। देखिए, शहरों में हम देखते हैं कि अधिक संख्या में झोपड़ी पट्टियां होती हैं और बहुत सारे अवैध लोग होते हैं। ये लोग हमारे बहुत काम के हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि इनके लिए सिर्फ हम ऐसा कह सकते हैं, ये सफाई कर्मी होते हैं, फेरी वाले होते हैं, हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं। इसके साथ साथ जो छोटे मोटे काम कर जिनके ऊपर हमारा पूरा डेली लाइफ बेस रहता है, वह उनके ऊपर होते हैं। ठीक है, अब जो है ना, वो सरकार और एनजीओ इनके लिए जागरूक हो रही है। ठीक है, जिसके साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि इस वर्ग को कभी अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और उनके लिए जब लोगों ने कार्य करना शुरू किया, सरकार ने नीतियां बनानी शुरू की, तो उनको भी अपने अधिकार प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और दूसरा वर्ग जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जैसे आदिवासी और वनवासी लोग, यह लोग अपने निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी योजनाएं बनती हैं, इनके लिए भी अधिकार उनके कई हैं। ठीक है, और सरकार बहुत सारी चीज़ें बनाती है जिससे इनको भी लाभ मिल सके। देखिए, नागरिकों के लिए समान अधिकार का अर्थ है नीतियाँ बनाते समय भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ठीक है, केवल एक तरीके की नीति नहीं बन सकती है। तभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नीतियों में समानता के बाद भी कई बार हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जब कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को, कुछ चीज़ों को, लोगों को ज़्यादा आरक्षण मिला हुआ है या उनको थोड़े ज़्यादा फेवर्स मिलते हैं, वह इसीलिए है, इस प्रकार की नीति के लिए मनाया जाता है। तो चलिए अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न था कि भूमि क्रय, विवाह, सरकारी नौकरी, निवास अवधि आदि से जुड़े प्रबंधन किस दावों का आधार है? तो इसका उत्तर है नागरिकता। नागरिकता के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बार हमें इनका उल्लेख नागरिकता के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।